स्वागत दोस्तों, आप सभी का चौक चौरा न्यूज में चलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री के साथ साथ दिग्गज नेताओं समेत 19 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दंगे में शामिल होने को लेकर की गई है बड़ी कार्रवाई। दोस्तों बताएंगे कोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया गया। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और योगी सरकार के पुलिस के बीच में फिर से आपस में हो गया है कलेश। बताएंगे 8 से ज्यादा बीजेपी के विधायक योगी सरकार से कार्रवाई की कर रहे हैं अपील। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में अमेरिका से आई है अडानी के खिलाफ एक और बड़ी अपडेट। बताएंगे एक साथ सारे मामले पर होने वाली है सुनवाई दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली में चुनावी बिगुल फूकने के लिए पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन मोदी की रैली के दौरान लगने लगे इंडिया गठबंधन जिंदाबाद के नारे। बताएंगे कैसे भाजपाइयों की तैयारी पर पानी फिर चुका है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे सिलसिलेवार तरीके से सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दंगे में शामिल रहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के खिलाफ जोरदार कार्रवाई इसी तरीके से की जानी चाहिए और दिल्ली में फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में है माहौल, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चलकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर विशेष एमपी एमएलए अदालत ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा के मामले को लेकर प्रदेश के योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता संजीव बालियान और विश्व हिंदू परिषद की नेत्री साध्वी प्राची के साथ साथ डासना के महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ और सांसद हरेंद्र मल्लिक और अन्य बीजेपी के नेताओं समेत 19 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर लिए गए हैं दोस्तों। इन सभी के खिलाफ सजा का ऐलान 30 जनवरी को किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इन सभी के खिलाफ कम से कम 5 से 6 साल की सजा हो सकती है दोस्तों। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का पोस्ट भी जाने वाला है अगर 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही निर्णय लिया गया है दोस्तों, कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला देना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। यति नरसिंहानंद और साध्वी प्राची के खिलाफ भी जोरदार कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अंदर बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर योगी सरकार के एसपी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं दोस्तों। लखीमपुर खीरी के एसपी गणेश प्रसाद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 विधायक लामबंद हो गए हैं। सबने एक साथ मिलकर एसपी को हटाने के लिए अब योगी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा, सौरभ सिंह सोनू और विनोद शंकर अवस्थी ने लखनऊ में जाकर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात करके एसपी को हटाने की मांग की है दोस्तों। बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा, सौरभ सिंह सोनू और विनोद शंकर अवस्थी ने लखनऊ के अंदर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात की है। इस दौरान सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी ने एसपी गणेश को लखीमपुर से हटाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि विधायकों ने कहा है कि लखीमपुर के एसपी केवल माफियाओं से बात करते हैं, हमारा फोन तक नहीं उठाते। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के इस बयान से समझा जा सकता है दोस्तों कि एसपी और माफियाओं के बीच में कहीं ना कहीं साठ गांठ है। ये भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग बता रहे हैं और योगी सरकार की ही पोल खोल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ उनके विधायक और ऑफिसरों के बीच में जबरदस्त तरीके से संघर्ष जारी है दोस्तों। योगी के विधायकों उनके नेताओं की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनते दोस्तों। कुल मिलाकर योगी सरकार से बार बार बीजेपी के लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। 8 और विधायकों के द्वारा इस तरीके से विरोध किए जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर आपसी फूट की और संकेत है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। इसके साथ में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अन्य कई मामलों को लेकर अरबों रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में 3 मामले में एक सुनवाई करने का आदेश जारी कर दिया है दोस्तों। यानी 3 अलग अलग तरीके की सुनवाई नहीं होगी बल्कि सारे मामले को जोड़कर एकजुट करके सुनवाई होगी दोस्तों। जिस मामले की एक भी सुनवाई होनी है उसमें यूएस बनाम अडानी और अन्य में अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बनाम अडानी का मामला है। एक और इसी तरीके का केस है दोस्तों। इन तीनों को अलग अलग चलाने की जगह सबको जोड़कर एक कर दिया गया है। यानी क्रिमिनल और सिविल मामला दोनों एक साथ चलेगा और एक साथ सुनवाई होने वाली है। कुल मिलाकर अडानी के खिलाफ ये सारे केस एक साथ मिलकर सुनने का सीधा मतलब यह है कि अमेरिका के अंदर आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला जजों के द्वारा लिया जाए दोस्तों। वहां की अदालतों के द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा इसका असर भारत और अमेरिका के संबंधों में देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर अडानी को दोषी माना जाता है दोस्तों तो क्या भारत से अडानी को अमेरिका भेजने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और उसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध कैसे होंगे, ये सबसे बड़ी आने वाली अपडेट होने वाली है। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। इस खबर पर आपकी क्या टिप्पणी है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी के कैंपेन की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई सारे लोगों को घर देने की बात कही गई। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे को तय करने की कोशिश कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जब भाषण देकर चले गए तो वहां पर मौजूद लोगों से मुलाकात करने के लिए कई सारे पत्रकार पहुंचे, जिसमें सबसे वरिष्ठ पत्रकार और माहौल क्या है कि एंकर राजीव रंजन ने लोगों से जाकर पूछा कि आपका क्या मानना है, क्या नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही है आप उससे संतुष्ट हैं और उस बात का समर्थन करते हैं। तो लोगों ने कहा कि हम लोग तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, उन्होंने बहुत विकास दिल्ली में करवाया है। कुल मिलाकर इंडिया अलायंस के समर्थन में कई सारे लोगों ने वोट करने की अपील की है। कई सारे लोग कांग्रेस पार्टी को भी वोट देने की बातें मोदी की रैली में कर रहे थे दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी की रैली के अंदर इन लोगों को जिस तरीके से लाया गया होगा सबको धीरे धीरे पता चल चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी है दोस्तों इनडायरेक्ट तरीके से, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अनुषांगिक संगठन अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने 18 जनवरी से उत्तर प्रदेश के अंदर किसान मजदूर सम्मान एवं न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई है दोस्तों। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि आज यहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई है, जिसमें 18 जनवरी को किसान मजदूर सम्मान एवं न्याय यात्रा निकालने की तैयारी के सिलसिले में चर्चा की गई है दोस्तों। किसान मजदूर सम्मान एवं न्याय यात्रा को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित
एवं अनुशासित ढंग से संपन्न किया जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को एकजुट करने के लिए ये कदम उठा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही दिशा में कदम उठाया गया है दोस्तों, अपनी राय लेकर ताकि इसके साथ में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में अभी तक सामान्य स्थिति नहीं हुई है और उन्होंने कहा कि क्योंकि आतंकवादी हमले लगातार जारी है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शांति स्थापित करने के प्रयास लगातार जम्मू और कश्मीर में जारी है। अब्दुल्ला की यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद आई है जिसमें अमित शाह ने कहा था कि अनुच्छेद 370 ने कश्मीर के अंदर युवाओं के मन में अलगाववाद के बीज बोए थे और नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल घाटी में आतंकवाद को समाप्त कर दिया है बल्कि आतंक की परिस्थितिक तंत्र को भी खत्म कर दिया है। अमित शाह के इस बयान पर यह पलटवार है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का इसी के साथ में पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर शनिवार को किसान महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत से पहले किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने कहा कि 4 जनवरी यानी आज महापंचायत दिल्ली के दरबार को हिलाकर रख देगी। किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने कहा कि मोदी सरकार के अड़ियल रवैये के कारण किसानों को काफी परेशानी हुई है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा बयान दिया है जिससे लगता है कि वो किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि हमें अर्धसैनिक फोर्स और एयर एम्बुलेंस भी देने की बात केंद्र सरकार ने कही थी, लेकिन जबरदस्ती किसानों पर गोलियां चलाकर डल्लेवाल को उठाकर ले गई। जब 3 करोड़ पंजाबियों ने पंजाब बंद करके दिखा दिया तो सारी सरकारें पीछे हट गई या पूरा पंजाब केंद्र के विरुद्ध खड़ा हो गया। हमारा आंदोलन ना तो पंजाब सरकार के खिलाफ है ना ही हरियाणा सरकार के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि आज पंचकुला में मीटिंग हो रही है कि हाई पावर्ड कमेटी नहीं है बल्कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पहले ही सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आंदोलन में फूट डालने के लिए मीटिंग बुलाई गई है पंचकुला के अंदर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आंदोलन एकदम मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और आज जो महापंचायत होने वाली है इससे दिल्ली का दरबार पूरी तरीके से हिलने वाला है। दोस्तों उनके इस बयान के कई मायने हैं, देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर आज किस तरीके का महापंचायत होगा। दोस्तों साथ बिहार की राजधानी पटना के अंदर बीपीएससी के कैंडिडेट के धरने पर किए गए लाठी चार्ज और बार बार उम्मीदवारों को परेशान किए जाने के मामले को लेकर अब राजनीतिक दल भी मैदान में उतर आए हैं। आपको बता दें कि पटना में पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के माले विधायक पर केस और बीपीएससी कैंडिडेट प्रदर्शन में समर्थकों ने रोकी ट्रेन। 12 जिलों के अंदर हाईवे जाम किया गया। प्रशांत किशोर पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी के कैंडिडेट धरना दे रहे थे जब उनको परेशान किया गया, लाठीचार्ज किया गया और लगातार उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है और बिहार बंद का व्यापक असर भी हर जगह देखने को मिला। रेल रोके गए, कई जगह नेशनल और स्टेट हाईवे दोनों बंद कर दिए गए। दोस्तों इसी के साथ में 82,000 के आसपास दिल्ली के अंदर लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की रिक्वेस्ट की गई है। आपको बता दें कि मात्र 1 महीने के अंदर इस तरीके से व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर 4,80,000 नए वोटर ऐड किए गए हैं केवल 1 महीने में, नवंबर और दिसंबर के बीच में, जबकि 82,000 वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि किसके द्वारा ये सारे साजिश रचे जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले भी महाराष्ट्र के अंदर अचानक से 72 लाख नए वोटर्स ऐड कर दिए गए थे। अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत करनी चाहिए। दोस्तों काफी गंभीर मामला है। केवल 1 महीने के अंदर अगर 5 लाख से ज्यादा वोटों में हेरा फेरी होगी, आगे पीछे होगा, नए वोटर्स ऐड होंगे और पुराने वोटर्स कैंसिल किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं संदेह जरूर उत्पन्न होगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पूरे मामले पर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना चाहिए, खासकर आम आदमी पार्टी को जिनकी राज्य में सरकार बनने की संभावना है, तो अपनी राय जरूर दर्ज कराइएगा। साथ साथ खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग ये सुनिश्चित करिए कि वीडियो लाइक है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लगातार इसी तरीके से बढ़ा रहे और सारी निष्पक्ष खबरें आप तक लेकर आते रहे। चलते हैं एक और फटाफट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पटना के अंदर मशाल जुलूस के दौरान युवा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उदय भानु चिब के साथ सैकड़ों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता बिहार में मौजूद थे। जब ये जोरदार बवाल हुआ तब जाकर प्रशासन की ओर से इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा की ओर से ये मैसेज क्लियर छात्रों को भेजा गया है कि उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लड़ रहे हैं। साथ साथ दोस्तों कोरोना वायरस इज नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी, मोदी सरकार ने 13 मार्च 2020 को यह बयान दिया था। उसके बाद भारत के अंदर एक बार फिर से कोरोना आया था दोस्तों और लॉकडाउन भी करना पड़ा था। लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर HMPV नाम का एक नया वायरस सामने आया है। चाइना के अंदर कई जगह पर स्थिति खराब होने के कारण अब भारत में भी इसे लेकर चिंता जाहिर की जाने लगी है। दोस्तों आपको बता दें कि जब मोदी सरकार से पूरे वायरस के बारे में सवाल पूछा गया कि चाइना के अंदर नया वायरस आया है HMPV, इस पर भारत सरकार की ओर से क्या तैयारी की गई है, तो मोदी सरकार ने कहा है कि इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। HMPV वायरस केवल चाइना में है, कहीं और दुनिया में नहीं फैला है और भारत के अंदर भी कोई केस नहीं आया, इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये केवल चाइना तक सीमित है। कुल मिलाकर दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा दिए गए बयान का लोग इसीलिए भी अनुसरण नहीं करते क्योंकि सबको पता है कि इससे पहले भी 13 मार्च 2020 को मोदी सरकार के मंत्रालय में बल्कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल तौर पर बयान दिया था कि कोरोना वायरस से कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं होगी और फिर आप लोग जानते हैं कि किस तरीके का संकट भारत के अंदर आया था दोस्तों। और अब ये जो नया वायरस है HMPV वायरस को लेकर भी लगभग इसी तरीके का स्टैंड है। आपकी क्या राय है, क्या भारत सरकार के द्वारा कहेगी इस बात का समर्थन करते हैं मोदी सरकार के द्वारा, या कुछ और सवाल है दोस्तों जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर आगे। साथ साथ छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों की रिपोर्टिंग करने पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक नाराज ठेकेदार ने पानी की टंकी में डुबाकर मार दिया। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर विकास कार्यों के नाम पर जिस तरीके से सड़कों में घपले घोटाले किए जा रहे हैं दोस्तों, इसी को एक्सपोज करते हुए मुकेश चंद्राकर की ओर से रिपोर्ट की गई थी और इसी से नाराज होकर ठेकेदारों की ओर से हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि मामला काफी गंभीर है, सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक कैंपेन चलाया जा रहा है। दोस्तों देखते हैं अब क्या प्रतिक्रिया आती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से क्या न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन दबाव तो जरूर बनाया जाएगा। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने
शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोई विकास का कार्य नहीं किया, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आकर 43 मिनट का भाषण दिया। इसमें से 39 मिनट तक उन्होंने दिल्ली के लोगों, दिल्ली के सरकार और आम आदमी पार्टी को केवल गालियां दी है और गाली देने के सिवा उन्होंने कोई और बयान नहीं दिया। इससे समझ में आता है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, केवल गालियां देते हैं। साथ साथ मेलोनी को तो निमंत्रण मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कोई न्योता नहीं भेजा गया है। दोस्तों ये चिंता का विषय है। कुछ भाजपाई और अंधभक्तों को लगता था कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे दोस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप जब भी शपथ लेंगे तो नरेंद्र मोदी को बुलाया जाएगा दोस्तों, लेकिन नरेंद्र मोदी को अमेरिका नहीं बुलाया गया है, इन्विटेशन नहीं दिया गया है। इसके पीछे आप लोग क्या कुछ समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल भी खड़े करते हुए कहा कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जी को तो बुलाया गया है, लेकिन उनको इन्विटेशन नहीं भेजा गया। आप लोग जानते हैं किसके लिए ऐसा बोला गया है। साथ साथ भारत के फॉरेन एक्सचेंज में एक बार फिर से डिप्लीशन देखने को मिल रहा है दोस्तों, यानी विदेश का पैसा जो भारत में भारत की सरकार इकट्ठा करके रखती है, आरबीआई इकट्ठा करके रखती है, ताकि अगर कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई संकट देश पर आ जाता है, खासकर आर्थिक संकट, तो उस पैसे का इस्तेमाल करके भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला जा सकता है, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे रुपए और डॉलर के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है, भारत का रुपया गिरता चला जा रहा है डॉलर के मुकाबले, वैसे वैसे भारत का वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार कम होता चला जा रहा है दोस्तों। यानी भारत पर आपदा अगर कोई आती है, आर्थिक आपदा आती है, तो उसको झेलने के लिए जो पैसा था वो लगातार कम होता चला जा रहा है, जो मोदी सरकार की खराब नीति की ओर संकेत देता है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में जहां मूर्ति वहां नमाज नहीं, संवाद से निकले विवादित ईदगाहों का हल, आरएसएस से जुड़े हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से यह बयान आया है। आप लोग इस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं लिखकर जुटाएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला सुनाया है दोस्तों। बेंच ने कहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के प्रावधानों के मद्देनजर यह एक संवैधानिक अधिकार है। इसी के साथ में दोस्तों नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का कांग्रेस पार्टी में विलय करवा सकते हैं। प्रिया पुरोहित की ओर से यह दावा किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाली प्रिया पुरोहित जो पॉलिटिक्स को लेकर कमेंट करती है, उनकी ओर से यह दावा किया गया है। हालांकि इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं बताया गया दोस्तों और कोई तर्क नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसी बातें लगातार हवा में चल रही है। साथ साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर खुद कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी है। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को देश की सियासत में काफी गर्माहट देने वाले एक्ट के तौर पर जाना जाता है दोस्तों। यानी इसके कारण जबरदस्त तरीके का विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट से देश की कई अदालतों में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चल रहे हैं, जिसमें एक बड़ा मुद्दा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का 1991 का भी है दोस्तों। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वहीं इस पूजा स्थल कानून को लागू करने और इसके संरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंची है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने न्यूज चैनल से बात करते बताया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से समीक्षा करने के लिए अलग अलग याचिकाएं दायर की है दोस्तों। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरीके का बहस करवाता है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोगों की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को पता है कि आने वाले दिनों के अंदर नए नए विवादों को उपजाने के ये एक प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश के अंदर इसे धीरे धीरे करके लागू करने की कोशिश की जाएगी, यानी नए नए विवादों को उभारने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सही समय पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। इसके साथ में सुपरस्टार सिंगर दलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री मोदी से मिले, तो इसे लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया श्रीनेट बोली, कहा मूर्ख भक्त भले लोगों को लाख गरियाए, नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के लिए किसी से भी मिलने को तैयार है। दलजीत दोसांझ से मुलाकात इसका एक और प्रमाण है। बस कंगना जी के लिए बुरा लगता है, दलजीत से मिल लिए, बॉलीवुड के नेपो किड से भी मिल लिए, बस उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया है। अब तक कुल मिलाकर दोस्तों दलजीत दोसांझ से मुलाकात और उसके बाद कंगना रनावत और दलजीत दोसांझ के पुरानी लड़ाई का जिक्र करते हुए तंज कसा जा रहा है। आपको बता दें कि कंगना रनावत ने जिन जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी दोस्तों, एक तरीके से उल्टी सीधी टिप्पणियां की थी, उन सभी से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात कर लिया। ऐसा लग रहा है कि कंगना रनावत को केवल टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनवा दिया, लेकिन जब बात आई है उनके सम्मान की और कंगना रनावत जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है उनसे बीजेपी को दूरी बनाने की, तो भारतीय जनता पार्टी उल्टा कंगना रनावत के विरोधी लोगों से हाथ मिला रही है और कंगना रनावत को अपॉइंटमेंट तक नहीं दिए जा रहे। इस तरीके के भी कई बड़े दावे हैं दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या जानबूझकर बीजेपी के लोग ऐसा कर रहे हैं? इसके साथ में राज्य में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट बोला। कहा स्टेट की सहमति की जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला आंध्र प्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के निवारण अधिनियम के तहत 2 एफआईआर दर्ज की थी। इस पूरे मामले पर दोस्तों अब जो आदेश आया है, कहीं ना कहीं दूर तक इसका मैसेज गया है। साथ साथ आरएसएस शाखा में लाठी चलाना क्यों सिखाता है आरएसएस, ये सवाल मोहन भागवत से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ट्रेनिंग संकट में अडिग रहना सिखाती है। सवाल यह दोस्तों कि ये संकट में अडिग रहने का कौन सा तरीका है लाठी चार्ज सीखने का, लाठी चलाना सीखने का? अगर आप भी मानते हैं एक तरीके से हिंसा सिखाने की कोशिश है और बातें केवल शांतिपूर्ण करनी है और आरएसएस को लेकर इसीलिए लोगों के सवाल गंभीर रहते हैं दोस्तों। आरएसएस के लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। आरएसएस के प्रमुख का बयान और उसके बाद आरएसएस के पत्रिका में छपने वाली रिपोर्ट, दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आरएसएस की शाखा में लाठी चलाना क्यों सिखाया जाता है? और जो मोहन भागवत ने कहा है कि ऐसी ट्रेनिंग संकट में अडिग रहना सिखाती है, क्या आप इसको थोड़ा भी समझ पा रहे हैं दोस्तों? क्या आपको लगता है कि लॉजिकल बयान है या फिर इलॉजिकल जो मन करा है वो बोलकर चले गए हैं? साथ साथ राम रहीम को
सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार झटका दिया है दोस्तों। हाई कोर्ट से बरी हुआ था राम रहीम रंजीत हत्याकांड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर फिर से इस केस के मामले में राम रहीम के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ केजरीवाल, सिसोदिया और जैन ने दिल्ली में 24 मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी दी, यह दावा किया है एलजी ऑफिस ने। दरअसल दोस्तों पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की ओर से एलजी पर गंभीर आरोप लगाया गया। अब एलजी की ओर से अरविंद केजरीवाल पर मंदिर तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि केवल मंदिर मस्जिद पर चर्चा चल रही है दोस्तों और उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। आप इसके पीछे किसे दोषी समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में मिल्कीपुर की हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी दहशत में है। मुख्यमंत्री जी 7 बार अयोध्या आ चुके हैं लेकिन चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। अयोध्या नरेश के नाम से समाजवादी पार्टी में पॉपुलर अवधेश प्रसाद की ओर से बयान आया है दोस्तों। इसी के साथ में सीबीआई ने अपने ही डीएसपी के ठिकाने पर रेड मारी है दोस्तों। करोड़ों की प्रॉपर्टी के साथ डॉक्यूमेंट और 55 लाख कैश जब्त किया गया है। 5 करोड़ की रिश्वत का आरोप है। 4 राज्यों में 20 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि लगातार सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को लेकर सवाल खड़ा होता रहता है कि इनके बड़े बड़े अधिकारी राजनीतिक तौर पर इन्फ्लुएंस होते हैं और पॉलिटिकल काम करते हैं। विपक्ष के लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, सरकार को तोड़फोड़ करने के लिए, नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाने के लिए छापेमारी की जाती है और जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जाता है दोस्तों। पॉलिटिकल इंटरवेंशन का मामला तो पहले ही सवालों के घेरे में था और लगातार सीबीआई और ईडी पर सवाल खड़े होते थे। अब उनके अधिकारी भी इतने बड़े भ्रष्ट हैं कि सीबीआई को उल्टा अपने अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी पड़ रही है। ये साफ संकेत है दोस्तों कि सीबीआई वालों को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पहले अपने खुद के घर में अपने अधिकारियों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके बाद बाहर देखना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि कोई भी संस्थान तब तक भ्रष्टाचार फ्री नहीं रह सकती जब तक उसके अंदर कोई राजनीतिक दखल हो, यानी जब तक राजनीतिक दखल किसी संस्थान में रहेगी तब तक उसको भ्रष्टाचार मुक्त नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बंद तोते की तरह है सीबीआई, और जब केंद्र में बैठे लोग सीबीआई का इस्तेमाल अपने राजनीतिक गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए करेंगे और ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करेंगे जो उनके लाडले होंगे, तो फिर भ्रष्टाचार के मामले ऐसे सामने आने लाजमी है दोस्तों। और सीबीआई को अपने ही लोगों पर छापेमारी करनी पड़ेगी। तो बाहर लड़ाई लड़ने की जगह खुद सीबीआई वाले भ्रष्टाचार के मामले में आपस में ही लड़ रहे हैं। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि ईडी के अधिकारी पर छापेमारी की भी अपडेट आई थी दोस्तों। साथ साथ सोना गिरवी रखकर लोन लेने वाले अपना ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर किस तरीके से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, किस तरीके से सोना गिरवी रखकर भी लोग मात्र 50% अपना लोन पे कर पा रहे हैं। लोन लेकर ना चुकाने वालों में 30% की वृद्धि हो रही है। क्या लोगों के पास अब पैसे नहीं बच रहे और देश में लगातार लोगों की खरीद की क्षमता कम होती चली जा रही है? यही हकीकत है दोस्तों। देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी में सबसे ज्यादा अगर किसी की बढ़ोतरी हो रही है तो कुछ 2-4 लोगों की हो रही है, जो हम दो हमारे दो वाले लोग हैं, उन्हीं की इनकम में ज्यादा इजाफा हो रहा है। बाकी आम जनता के इनकम में तो 2% 3% की बढ़ोतरी मात्र हो रही है, जो महंगाई से भी कम है। महंगाई देश में 6-6% तक बढ़ रही है और इनकम में बढ़ोतरी तो दूर दूर तक नहीं होती है दोस्तों। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। ये 15 सीटें चर्चा का विषय रहने वाली है। जो बड़ी जानकारी है दोस्तों वो ये कि ये जो 15 सीटें हैं इनमें से कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 10,000 से ज्यादा वोट प्राप्त करती रही है, इसीलिए त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीट माना गया है। यानी कांग्रेस पार्टी भी अगर मजबूती से चुनाव लड़े तो फिर नतीजे जबरदस्त तरीके के होंगे, दिलचस्प होंगे दोस्तों। और उम्मीद ये करी जाएगी कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी अंत में जाकर साथ में मिलकर सरकार बनाएंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के कारण कुछ सीटें आम आदमी पार्टी की अगर कम होगी तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर चुनाव जीत जाए और बाद में कांग्रेस के सपोर्ट से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, जैसा 2013 में भी हुआ था। साथ साथ अडानी ग्रीन के खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं लेगी आंध्र प्रदेश की सरकार। जांच रिपोर्ट और ठोस सबूत मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले कार्रवाई की बात कही गई थी, हालांकि अब फिर से टाल दिया गया। साथ साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर शिक्षा घोषणा पत्र जारी किया है दोस्तों। इसमें कई तरीके के अलग अलग वादे किए गए हैं। कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया एक शिक्षा क्रांति वाले मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने जंगपुरा के अंदर शिक्षा के सुधार को लेकर पूरा मैनिफेस्टो जारी किया है। इससे पहले उन्होंने अपनी सीट बदली थी, पड़पड़गंज सीट छोड़कर वो जंगपुरा पहुंचे हैं। देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का उनका मुकाबला रहता है और यहाँ पर जीतने की संभावना किस तरीके की है दोस्तों। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा का पालन नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने याचिका दायर करने में देरी करने पर सरकार से आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NHAI सहित सरकारी प्राधिकरण से अपील दायर करने के लिए अत्यधिक देरी को लेकर आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहा है दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने NHAI की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि लगभग 95% मामलों में सभी लोग समय सीमा का पालन कर रहे हैं। भारत सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। यानी जो मोदी का दावा रहता है दोस्तों कि उन्होंने गतिमान पोर्टल लेकर आए हैं, इससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके का बदलाव हो रहा है, किस गति से हो रहा है, पूरी डिटेल मिलती रहेगी। सारी की सारी बातें केवल बोगस बातें हैं दोस्तों, मीडिया में छापने वाली रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, केवल सरकार की तारीफ करवाने के लिए। धरातल पर मोदी सरकार समय सीमा का पालन नहीं कर पा रही है, इसीलिए कोर्ट को भी फटकार लगाना पड़ रहा है। साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्मृतियों में अंतिम अरदास का आयोजन किया गया दोस्तों। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे इस
इस दौरान गुरुबाणी सुनी है सभी लोगों ने और पूरे प्रधानमंत्री को याद किया गया है। साथ साथ दोस्तों ये नया भारत है, यहाँ लोग बच्चों का नाम तैमूर रख लेंगे लेकिन कुमार विश्वास कतई नहीं रखेंगे। मंजुल कार्टूनिस्ट की ओर से निशाना साधा गया। जिस तरीके से आजकल कुमार विश्वास के द्वारा निचले स्तर की बयानबाजी की जा रही है दोस्तों, पहले तो बॉलीवुड के सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को लेकर, सोनाक्षी सिन्हा को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। एक तरीके से उनके शादी करने के चॉइस पर तंज कसा गया था दोस्तों। और अब सैफ अली खान के बेटे को लेकर कुमार विश्वास की ओर से गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। एक तरीके से कुमार विश्वास जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेने के लिए काफी आतुर हो गए हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक इसी तरीके से